हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अब हम पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जो कोई भी जब आवेश होता है वो एक वस्तु से जो दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। यानी कि अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो उसका जो न्यूनतम मान होगा, यानी कि न्यूनतम कितना आवेश एक वस्तु में दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है, तो वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना आवेश वह न्यूनतम मान है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। ये जो क्वांटीकरण होता है ये आवेश का एक मूल गुण होता है। एक मूल गुण होता है, इसका मतलब यह है कि केवल आवेश का यह क्वांटीकरण एकमात्र मूल गुण नहीं है, इसके और भी गुण हैं, जैसे निश्चरता होती है, जैसे संरक्षण होता है, आवेश संरक्षण जो होता है वो होता है, क्वांटीकरण होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो इसके मूल गुण होते हैं उनमें से क्वांटीकरण भी होता है। तो क्वांटीकरण में क्या होता है, आवेश जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है उसका एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है, और अगर किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो रहा है तो उसका मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक, तो इतना आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, न्यूनतम आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। फिर बात करते हैं कि आवेश का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है उसको बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, आवेश का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। तो क्वांटम किसे कहते हैं, आवेश का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है उसे बोलते हैं क्वांटम। और इस न्यूनतम मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना। और क्वांटीकरण जो ये पूरी प्रक्रिया है, यानी कि वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है उसको बोलते हैं क्वांटम। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का अगर मतलब देखें तो जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, आवेश अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होगा। कभी भी इसका जो भिन्नात्मक यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इन पर जितना आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन पर, दो इलेक्ट्रॉन पर, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। कभी भी इसका भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, जैसे E/2, 3E/2, इस प्रकार से इसका भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आवेश का स्थानांतरण होता है, इसे बोलते हैं क्वांटीकरण। और आवेश का वह मान, वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है उसे बोलते हैं क्वांटम। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वांटीकरण। जैसे मान लीजिए ये कोई ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। अगर मान लीजिए कि यह कांच है और यह रेशम है, इस पर धनावेश आएगा और इस पर ऋणावेश आएगा। कब आएगा, जब इनको आपस में
घर्षण किया जाता है, इनको आपस में रगड़ा जाता है, तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण करता है इसका मतलब इस पर ऋणावेश आएगा और त्यागता है इसका मतलब इस पर धनावेश आएगा। तो यह जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसकी फॉर्मेट में ही होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो ग्रहण करेगा वो भी इसी फॉर्मेट में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह आधा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इसने आधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में ये जो स्थानांतरण हो रहा है उसे ही बोलते हैं क्वांटीकरण। तो अब इसका फॉर्मूला देखें, अगर हम क्वांटीकरण का फॉर्मूला देखें कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है? आवेश जो स्थानांतरित हो रहा है, और NE क्या है? कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसका मान। N का मान कितना होगा? N बराबर होगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। और E क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो, उसका मान कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ये माइनस में है इसलिए। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी वस्तु पर आवेश कितना स्थानांतरित हो रहा है, Q इज इक्वल टू NE। इससे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसको करेंगे 3 गुणा, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इस प्रकार से फॉर्मूले में रखकर और इसको हल कर लेते हैं। तो हम बताते हैं कि जब 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो कुल इतना आवेश उस वस्तु से स्थानांतरित हुआ है या उस वस्तु पर इतना आवेश उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश जो होता है ये हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा देखा जाए कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं है। अगर किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस पर कोई आवेश उत्पन्न होगा या उस पर कोई आवेश उपस्थित होगा। तो यह सदैव द्रव्यमान से संबंधित है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु A अगर आवेशित है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। यह द्रव्यमान रहित नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसका उल्टा देखा जाए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता है, इसको स्पष्ट करो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो सदैव उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश उत्पन्न हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना द्रव्यमान उपस्थित है कम से कम उस वस्तु का उतना द्रव्यमान तो होगा, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु उदासीन है तो उदासीन है इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान उसका भार तो है लेकिन उस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित है लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं है। फिर अंतिम बात करते हैं कि जब आवेश 3 प्रकार से अवस्था में रह सकता है, 3 प्रकार से, वो कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। अंतिम बात है अपनी, आवेश 3 अवस्था हो सकती है आवेश की। एक तो हो सकती है स्थिर, एक हो सकती है समान वेग से गतिशील, और तीसरी हो सकती है त्वरित गति से गतिशील हो सकती है, त्वरित गतिशील हो सकता है। कोई भी वस्तु या आवेश इस प्रकार से उपस्थित हो सकता है। आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा तो वो उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब
कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसके कारण अगर कोई क्षेत्र उत्पन्न होता है तो होता है वैद्युत क्षेत्र। अगर कोई वस्तु समान वेग से या कोई आवेश समान वेग से गतिशील है तो उस आवेश के कारण क्या क्या उत्पन्न होगा? एक तो वैद्युत क्षेत्र तो है ही, इसके अलावा होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो स्थिर अवस्था में अगर आवेश है तो स्थिर अवस्था में उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर समान वेग से गतिशील है कोई आवेश तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न होंगे। अगर कोई आवेश त्वरित गति से गतिशील है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो है ही, फिर चुंबकीय क्षेत्र है, और फिर चुंबकीय विकिरण। ये तीन उपस्थित या तीन उत्पन्न होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विकिरण, जब कोई आवेश त्वरित गतिशील होता है। समान वेग से गतिशील और त्वरित वेग से गतिशील ये क्या होते हैं? समान वेग से मतलब है कोई भी जो आवेश है वो एक समान वेग से गतिशील है, 1 मीटर प्रति सेकंड, ये इस वेग से गतिशील है और लगातार इसी से हमेशा गतिशील रहेगा। 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद भी देखेंगे तो ये 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गतिशील रहेगा। लेकिन त्वरित गतिशील का मतलब ये है कि उसका जो वेग है वो लगातार चेंज हो रहा है, या तो वो कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। अगर वेग जो है वो कम या अधिक हो रहा है तो उसे बोलते हैं त्वरित गतिशील। जैसे अभी तो है 1 मीटर प्रति सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से उसका वेग अगर चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं त्वरित गतिशील। तो त्वरित गतिशील है तो उसके अंदर उस आवेश के कारण क्या क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विकिरण। समान वेग से गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ओके, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।